जापान और साउथ कोरिया की करेंसी यानी येन और वॉन पर दबाव बढ़ रहा है और इसकी वजह सिर्फ करेंसी मार्केट नहीं है। इसके पीछे महंगा क्रूड ऑयल, मजबूत यूएस डॉलर और दोनों देशों की इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी जैसे कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। इस स्थिति का असर जापान और साउथ कोरिया के साथ साथ चाइना और इंडिया पर भी पड़ सकता है, लेकिन कैसा असर पड़ सकता है, चलिए इसी मुद्दे पर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले जापान की बात कर लेते हैं। देखिए, जापान अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए बड़े पैमाने पर इंपोर्ट्स पर निर्भर करता है। जब क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं, तो जापान को ऑयल खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। अगर इसी दौरान येन भी कमज़ोर हो जाता है, तो डॉलर में खरीदे जाने वाला ऑयल जापान के लिए और महंगा हो जाता है। यानी जापान को एक तरफ महंगे ऑयल का सामना करना पड़ता है और दूसरी तरफ कमज़ोर येन का। यही कुछ सिचुएशन साउथ कोरिया के साथ भी है। साउथ कोरिया के सामने स्थिति ऐसी है कि साउथ कोरिया का बड़ा पैमाने पर वो मैन्युफैक्चर करता है, एक्सपोर्ट पर उसकी इकोनॉमी डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर्स और शिप बिल्डिंग जैसे सेक्टर्स में उसकी बड़ी भूमिका है। बावजूद इसके लिए एनर्जी के मामले में साउथ कोरिया भी इंपोर्ट की वजह से काफ़ी हद तक उसकी वजह से उसकी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ने से और वॉन के कमज़ोर होने से उसकी कंपनीज की इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। हालांकि कमज़ोर करेंसी का एक फ़ायदा भी है। जब किसी देश की करेंसी कमज़ोर होती है, तो उसके प्रोडक्ट दूसरे देशों के बायर्स के लिए रिलेटिवली सस्ते हो सकते हैं। इससे एक्सपोर्ट को फ़ायदा मिलता है। जापान और साउथ कोरिया की कंपनीज को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन अगर ये दोनों देश रॉ मटेरियल्स और एनर्जी का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं, तो कमज़ोर करेंसी से इंपोर्ट की लागत भी बढ़ती है। इसलिए एक्सपोर्टर्स को मिलने वाला फ़ायदा हायर इनपुट कॉस्ट से कम हो सकता है। अब इसका असर चाइना पर समझिए। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज में से एक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर इक्विपमेंट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कई सेक्टर्स में चाइना की सप्लाई चेन काफ़ी मजबूत है। ऐसे में अगर जापान और साउथ कोरिया की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, तो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स को इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन का फ़ायदा मिल सकता है। इससे उनके जो रेयर अर्थ वाला मुद्दा है वो भी ज़ोर पकड़ेगा। उसमें रेयर अर्थ का फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, परमानेंट मैग्नेट्स जो होती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स होते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें इस्तेमाल होता है। जापान और साउथ कोरिया दोनों ही हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में हैं। उनके जो मटेरियल्स हैं वो इसके ऊपर निर्भर करते हैं, रेयर अर्थ वाली चीज़ों के ऊपर। तो चाइना की रेयर अर्थ सप्लाई चेन में मजबूत पोजीशन है, खासकर प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में। इसलिए क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में चाइना का इन्फ्लुएंस जापान और साउथ कोरिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक कंसर्न है। अगर करेंसी और एनर्जी कॉस्ट के साथ क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई भी चुनौती बनती है, तो जापान और साउथ कोरिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर अतिरिक्त एक्स्ट्रा प्रेशर आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जापान और साउथ कोरिया की कंपिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी। जापान के पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मशीनरी है, एडवांस इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज हैं, वो इसमें मजबूत हैं उसकी कंपनियां। और साउथ कोरिया के मामले में भी देखें तो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और शिप बिल्डिंग जैसे सेक्टर में ग्लोबली वो इंपॉर्टेंस रखता है अपनी। इसलिए सिर्फ येन या फिर वॉन के कमज़ोर होने के आधार पर दोनों की इकोनॉमीज़ की पोजीशन को कमज़ोर मानना सही नहीं है। फिर भी अगर येन और वॉन पर लंबे समय तक प्रेशर रहता है, तो क्रूड ऑयल की कीमतें भी ऊंची रहती हैं, तो दोनों देशों की इकोनॉमीज़ के लिए चुनौती बढ़ सकती है। इंपोर्टेड एनर्जी और रॉ मटेरियल्स महंगे होंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ सकता है और कंज्यूमर पर इन्फ्लेशन का प्रेशर भी बढ़ सकता है। इसका एक दूसरा असर भी समझिए, वो इंडिया की बात पर है। इंडिया पर क्या असर होगा, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। क्यों? ग्लोबल कंपनीज पिछले कुछ समय से अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। अगर जापान और साउथ कोरिया जैसी इकोनॉमीज में कॉस्ट प्रेशर बढ़ता है और कंपनीज नए मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस तलाशती हैं, तो इंडिया के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट, बैटरीज और जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का एक मौका पैदा होता है। लेकिन इंडिया को इसका फ़ायदा अपने आप नहीं मिलने वाला है। कंपनीज को इंडिया में कंपिटिटिव प्रोडक्शन कॉस्ट, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंट लॉजिस्टिक और रिलायबल सप्लाई चेन चाहिए होंगी। उसके ऊपर काम करना होगा। अगर इंडिया इन सेक्टर्स में अपनी पोजीशन मजबूत करता है, तभी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट का बड़ा फायदा
उसे हो सकता है। इसलिए येन और वॉन की कमजोरी को सिर्फ करेंसी मार्केट की खबर के तौर पर देखना सही नहीं होगा। इसके साथ ऑयल प्राइस, डॉलर, मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस और रेयर अर्थ सप्लाई चेन जुड़े हुए हैं। सब फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। अगर ये दबाव लंबे समय तक बना रहा तो जाहिर तौर पर चाइना को अपनी मैन्युफैक्चरिंग और क्रिटिकल मिनरल्स की स्ट्रेंथ का फायदा मिल सकता है, जबकि इंडिया के सामने ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का एक मौका होगा। अब आने वाले समय में सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा कि जापान और साउथ कोरिया अपनी करेंसी को कितना सपोर्ट कर पाते हैं, ऑयल प्राइस किस लेवल पर रहता है और ग्लोबल कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में कितना बदलाव करती हैं, क्योंकि इसका असर ही सिर्फ येन और वॉन पर दिखेगा नहीं, बल्कि एशिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपटीशन और इंडिया की चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी पर भी इसका असर देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। तो वॉन और येन दोनों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये वक्त बताएगा, और ज़्यादा असर पड़ता है और लंबे समय तक रहता है तो डेफिनेटली ये परेशानी का सबब उन दोनों देशों के लिए भी हो सकता है, और फ़ायदा हम उठाते हैं या नहीं ये तो वक्त बताएगा। खैर, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।